हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों। तो आज बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में और जानेंगे कि कौन सी कंपनी कब आई थी और भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले बात करेंगे कंपनियों के बारे में और इनका सीक्वेंस, इनका क्रम जानेंगे कि कौन सी कंपनी कब बनी थी और कौन सी कंपनी ने कारखाना कब लगाया था। सबसे पहले पुर्तगाली पुर्तगाली 1498 में आ गए थे या 1498 में इनकी कंपनी बन गई थी और 1503 में इनकी भारत के अंदर अपना कारखाना लगा दिया था। दूसरी बात करा, BEIC कंपनी बन गई थी 1600 में और भारत के अंदर कारखाना लगाया था 1613 में। डचा की कंपनी बनी थी 1602 में और 1605 में कारखाना लगाया था। ईब, अगर सवाल पूछा जाए क्रम के अनुसार यानी कि कंपनी बनने का क्रम क्या था, तो पहला नंबर पाओगे पुर्तगाली, दूसरा पाओगे BEIC, तीसरा पर डच, चौथा पर डेनमार्क और पांचवा पर फ्रांसीसी। लेकिन अगर कारखाने की बात पूछी जाए कौन सा कद कारखाना लगाया था, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। बदलाव क्या होगा, पुर्तगाली तो पहला पे है, पहला पे दोनों साइड में, और BEIC अगर कंपनी बनने की बात करें तो 1600 में, कारखाना 1613 में। लेकिन डचा का जो कारखाना था BEIC तब पहले लग गया था 1605 में। इनका कारखाना आप देख लग रहे हो सूरत के अंदर लगा था, जो यो लगा था 1613 में और इनका लगा था 1605 में। यह चीज आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर पूछा जाए कारखाना पहले किसका लगा था, इन दोनों मत है तो डच का, और अगर पूछा जाए कंपनी की स्थापना तो BEIC की। यो इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की बात बस। ये भी इनके बारे में जानेंगे आप कि कौन सी कंपनी किस तरीके आई थी और आना इन खातर क्यों जरूरी था, इनकी भारत ही क्यों चुना व्यापार करने खातिर। ये कहीं और भी तो जा सकते थे। क्या भारतीय ने सुन रखा था सोने की चिड़िया थी, या इनकी किसी ने बताई थी कि भारत में ही व्यापार आपका अच्छा चलेगा। इसके बारे में जानेंगे कि क्यों इनकी भारत में आना पड़ गया था। एक बार देख लीजिए, मैं अब इसको साफ कर देता हूं। इधर मान लिया पे एशिया, एक सिर्फ यो समझाने का जरिया है सिर्फ आप लोगों को के बगैर मैप आप समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप भी ध्यान लगाइयो। यो है अपना एशिया और उरेशिक है यूरोप। अगर उरे की बात करा, उरे है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और उरे अफ्रीका है, ये है अफ्रीका। ये थी, इधर भी है बहुत से वैसी तो चीजें हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आप सिर्फ बात अपने ही संबंधित करेंगे जिसका फिलहाल आप ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यूरोप के अंदर बहुत छोटे छोटे देश हैं, कई हैं इसके अंदर। भारत एशिया के अंदर ही अपना भारत है और इधर भी बहुत सारे देश हैं, ऐसे सब के अंदर कुछ ना कुछ है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे की बात है सिर्फ आप वही छेड़ेंगे। यूरोप के अंदर उस टाइम पे एक बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था, भूखमरी आ गई थी और इनका बिल्कुल डाउन पड़ने लग गया था। औद्योगिक स्थितियां इनके ऊपर लग गई थी, लेकिन इनका द्वारा कच्चा माल की बहुत ज्यादा समस्या हुआ कर दी। इनके पास में इतने संसाधन नहीं थे कि ये दूसरा देश में जाके कोई एक जरिया ढूंढ ले में व्यापार करने का। तो इनके राजा ने, दो राजा होया करते उनके मिलकर ने, स्पेन के राजा और प्लस में पुर्तगाल का राजा ने, जो नाविक को आकर देनी, उनको आदेश दिया कि भाई तुम जाओ यात्राएं करो, दूर दूर तक पैसा हम लगावांगे और आप जाके न पता करो कि अपने व्यापारिक जो संसाधन में कैसे डेवलप हो सके हैं, जगह जगह जाओ। तो यूरोप के अंदर प्रचलन हो गया था कि लोग जाने लगे थे व्यापार खातिर कहीं दूर दूर तक। तो यूरोप के अंदर तो एक व्यक्ति आपकी नाव उठा के, मतलब जहाज, समुद्री जहाज लेके ना चल पड़ा खोज करने खातिर कि मैंने भारत नाम की, इन्होंने एक चीज और किताबों के अंदर या कहीं से सुन रखा था कि भारत नाम की कोई दुनिया में एक चीज है, एक देश है जो बहुत ज्यादा विकसित है और वह सोने की चिड़िया कहा जावा है। इसके अंदर मसाले या व्यापारिक संसाधन बहुत ज्यादा, मसाले नहीं मतलब बहुत ज्यादा व्यापारिक संसाधन की पूर्ति हो सके, इतनी इनकी पता था। यूरोप तक एक आदमी चला आपकी जहाज उठा के ना, जिसका नाम था कोलंबस। अरे लिख लेता हूं, कोलंबस नाम का एक व्यक्ति चला और पहुंच गया उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका पहुंच के इसने रुक्के मार दिए, मैंने भारत की खोज कर ली, मैंने भारत की खोज कर ली। और यूरोप में हल्ला बोल दिया भाई भारत की खोज कोलंबस ने कर ली, भारत की खोज कोलंबस ने कर ली। लेकिन कुछ दिन के बाद इसका भांडा फूटा और पता चला कि वो भारत नहीं भाई, वो उत्तरी अमेरिका है। इतना उत्तरी अमेरिका की खोज कर ली, लेकिन भारत कहीं और है। इसलिए आपने रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती लोग हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने कोलंबस ने हल्ला बोल दिया था कि भाई मैंने इंडिया की खोज कर ली। रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती निवासियों को। फिर कुछ साल के बाद 1492 में एक व्यक्ति फिर उभरा यूरोप के अंदर, और पुर्तगाली जो राजा थे उन्होंने पैसे लगाए उसको ऊपर, उसकी यात्राएं काटी कि भाई तू जा, तू करे। वो बोले मैं भारत की खोज करूंगा, और वो चल पड़ा भाई अपनी नाव उठा के ने। वो ठीक रास्ता पतान लग रहा था, और कि चलता 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 बार्थोलोम डियाज ऊपर आया, चलता रहा चलता चलता यार तक पहुंच गया अफ्रीका के जमा बिल्कुल नीचे। इसका नाम लिख लिया वहां पे, इसका नाम भी बहुत बड़ा है थोड़ा, बार्थोलोम डियाज। बार्थोलोम डियाज नाम का एक व्यक्ति था जो कदा था 1492 मोरा पहुंच गया था। समुद्री मार्ग का रास्ता था, अफ्रीका में पहुंच गया। अफ्रीका में आके ना इसने देखा कि भाई भारत मैंने नहीं मिलता है, क्योंकि आधी दुनिया कवर कर ली मैंने, और तो थका हार के ना बेचारा वापस चला गया आपका देश में। और राजा तक बोले जी अपना बस की बात को नहीं। कुछ साल के बाद वेट करने के बाद एक और फिर इनका क्रांतिकारी योद्धा उभरा और अपने जहाज उठा के ना चल पड़ा, जिसका अपने बच्चा बच्चा ने नाम का पता होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर आया और एशिया के रास्ते तक चलता 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 और तक अफ्रीका का बिल्कुल निचली तट तक तो यो भी पहुंच गया, जड़ तक बार्थोलोम डियाज पहुंच गया था। इसका भी नाम लिख लेवा एक बार अपना खातर आसानी हो जाएगी। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कद पहुंचा था 1498, यो 1492, यो 1498 और तक पहुंच गया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा और तक पहुंच गया और जाके अफ्रीका गया। अफ्रीका का जिसने किताब वगैरह में कहीं पढ़ रखा था, सुन रखा था, इंसान तो पढ़े लिखे ही भी थे जब इतनी दूर तक व्यापार करना आया कर दे। और इसने पता लगाया कि भाई वो तो भारत है नहीं, क्योंकि भारत के लोगों का खान पान, उनका पहनावा, दाढ़ी मूछ रखने का स्टाइल वगैरह सारा इसने पेरा था कि भाई इनकी बोलवानी कैसी है। उस तो इसने पूरा अंदाजा लगाया कि ये तो भाई भारत है को नहीं। लेकिन इसने जाना था भारत में। अफ्रीका के अंदर एक भारत का ही निवासी जिसका नाम था अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति था, जो व्यापार करने खातिर आ रहा था अपने लोगों के, जब भी इंटरनेशनल व्यापार चला कर दे। अब्दुल मजीद नाम का व्यापारी था, इसकी मुलाकात हुई। अब्दुल मजीद व्यापारी था, इस तक इसकी मुलाकात हुई वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा ने फिर यो रास्ता इसे ने रास्ता दिखाया था भारत का, और यो भारत पे लेके आया। केरल के कालीकट राज्य के अंदर इसका भव्य स्वागत किया गया वास्को डी गामा का। और जो जयमोरिन, उस केरल के साइड में जो राजा आकर दे, शासक आकर उनको जयमोरिन कहा जाओ, जयमोरिन ने इसका बहुत ज्यादा स्वागत कराया और इसका वेलकम कराया। और उड़ते वास्को डी गामा ने विभिन्न प्रकार के मसाले और व्यापारिक संसाधन, मसाले ज्यादातर लेके गया था। बताया जावा कि जितने भी मसाले या इसकी यात्रा पर जो खर्च आया था वापिस सबका देश में गया, और वापिस सबका देश में जाके ना सारा सौदा बेचा। तो जितनी लागत, जितना खर्चा इसकी पहली यात्रा पर गया था, उसका 60 गुना मुनाफा इसका इस एक यात्रा तय हो गया था। इतना ज्यादा मुनाफा इसका होया, 60 गुना मुनाफा हो गया इसका, जितना इसका खर्चा लग गया था। वापिस गया यूरोप के अंदर, इसने हल्ला बोल दिया, बता दी कि भाई मैंने भारत की खोज कर ली, मैंने भारत की खोज कर ली, जो कि सबसे बड़ा झूठ था। क्यों झूठ था? क्योंकि भारत की खोज नहीं करी थी, क्योंकि भारत खुद थोड़ी ना रहा था। इसने सिर्फ भारत के आने वाले समुद्री रास्ते की खोज करी थी, जो अफ्रीका का बिल्कुल चुगर चक्कर काट के भारत में पहुंचा था। इसने भारत की खोज नहीं करी, बल्कि ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज करी थी। भारत तो हड़प्पा काल का अगर हम बात करें उस टाइम तो है स्थापित, जब भी हमारे व्यापार चला कर दे, तो इसने समुद्री रास्ते की खोज कर ली। यही पढ़ाएंगे, इस तक गए, इतना हो गया। इसका बाद यो फिर दूसरी बार फिर आया, एक बार 1498, फिर दूसरी बार यो आया, दूसरी बार आ गया 1502 में, तीसरी बार 1502 में आया। फिर तो 1503 में क्या करा था, आपकी जो कंपनी थी वह कारखाना ही लगा लिया था पहला। फिर तीसरी बार आया यो, और तीसरी बार जब आया जब, तो फिर इसकी भाई मौत होगी बेचारे की।
1524 में फिर यू आया और इसकी मौत हो गई, इसका काम खत्म। और तक था इसका तो आना जाना, शुरुआत इसने करी थी, रास्ता इसने दिखाया था पुर्तगालियन लगे, लेकिन 1524 में इसकी मौत होगी। इसका बाद इसका होगा दी एंड। ये पढ़ेंगे अगलों के बारे में, एक बार स्थिति साफ कर देते हैं। इसका बाद वास्को डी गामा का किस्सा खत्म। इसका बाद आ गया भी एक नया बंदा, 1503 में एक बार लिख लेते हैं। 1503 में कारखाना लगा दिया था, कंपनी बन गई थी मुस्तादो द इंडिया नाम की, यूरोप में एक कंपनी बनाई गई थी। वह कंपनी आई है पुर्तगालियों की, लिख लेता हूँ, याद करवा दूंगा आपका। कंपनी थी जो इनकी बन गई थी 1498 में, मुस्तादो द इंडिया, मुस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी थी। कारखाना कद लग गया था पहली बार 1503 में, और 1503 में कारखाना लगा दिया था। इनका पहला गवर्नर था जो पुर्तगालिया का था, वो था फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा बड़ा ही चतुर और समझदार आदमी था। फ्रांसीसी डी अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। इसने फ्रांसीसी जो प्रांत के बोला कर पुर्तगाली थे, उन लोग एक बात समझाने की कोशिश करी बिल्कुल सरल शब्दों में, लेकिन इसकी बात भी बहुत अच्छी थी। इसने कहा कि भाई यो है भारत, जिस पे राज करने लग रहे हैं उरे सिख। जिस तरह से समुद्री रास्ता का सहारा लेके आप आ सका है, तो दूसरा भी तो कोई व्यक्ति आ सकर व्यापार कर सका है। तो इसने एक नियम बनाया, एक शांत जल नीति अपनाई इसने, और उसमें कहा कि भाई नौसेना का विकास करांगे ताकि इस पूरा पानी के ऊपर अपना अधिकार हो जाए। दूसरा कोई भी व्यक्ति व्यापार करने खातिर आवे तो उसने पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो व्यापार कर सकेगा। इसने क्या करा, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने अपनाई, लेकिन इसकी किस्मत माड़ी थी, यो असफल रहा, इसके ऊपर ज्यादा यो काम नहीं कर पाया, या इसकी सारी पॉलिसी के रही असफल रही बेचारे की, ज्यादा इस पर बढ़ चढ़ के काम नहीं कर पाया, जोर पूरा लगाया था। तो इसका भी जल्दी निपटारा हो गया। उसके बाद फिर 1509 में एक इनका और गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इससे भी शातिर लिखड़ा, नीचे का साफ कर देवा। 1509 में आ गया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क नाम का एक अधिकारी आया और इसने क्या कराया, इसने बहुत सारे नए नए नियम लेके इसने आपका जो कंपनी का क्षेत्रफल था वो भी बढ़ा दिया, व्यापारिक धंधे बढ़ा दिए, किले बनाने शुरू कर दिए, और नजदीक के जितने, जैसे गोवा को इसने जीत लिया था 1510 में, गोवा जीत लिया इसने। (1510) में अल्बुकर्क ने बीजापुर का शासक था, उस तक गोवा जीत लिया। गोवा जीत लिया, ठीक है भाई। और इसने क्या करा, फिर एक यो अलग अलग नियम लेके आके भाई आप इनू करो, अगर तुमने शादी करनी है तो भारत की महिलाओं से ही करो, अपने यूरोप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर ही वंशवेल बढ़ावांगे तो अपना कोई सपोर्टर बन जाएगा और अपना जो समाज भी बढ़ता चलेगा। पुर्तगालिया ने सबसे पहले भारत में सती प्रथा के ऊपर आवाज उठाई थी। खैर सती प्रथा के ऊपर आवाज उठाई थी अपना फायदा खातर, लेकिन वो फायदा हमारे भी हुआ था कितने कितने जाके, क्योंकि महिलाओं की भारत के अंदर शुरू से ही अगर आप देखा तो ये राजा महाराजा के टाइम के अंदर महिलाओं को बिल्कुल निचली नजरों से देखा जाता है। बहुत ही दयनीय स्थिति थी महिलाओं की, शुरू से ही पुरुषों के समान तो बिल्कुल भी नहीं माना जाता था उनको। सती प्रथा के ऊपर इनकी आवाज उठाई और कहा कि जो महिला सती हो जाए उसकी कोई भी भारतीय अपनाव को नहीं कहा, हिंदू भारतीय कोई भी नहीं अपनाया करता सती महिला ने। क्योंकि महिला सती प्रथा क्या थी मैं बता दूं, सती प्रथा के अंदर यह था, अगर किसी भी महिला का पति अगर मर जाता है तो उस महिला को उस पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था।
अब आप सोच के देखो, किसी भी महिला ने अगर जिंदा जला देवांगे तो कितनी दर्द, कितनी पीड़ा उसको होगी। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर यह चीज कॉमन थी उस टाइम पे, सती प्रथा नाम की चीज थी। अगर किसी महिला ने सती नहीं कराया कर दे तो उसका समाज जीना दूभर कर दिया करता। कैसे? अब उसको ना तो कहीं पर बैठने की इजाजत थी, नहीं कि खाने पीने की, कोई उसको भूखी मरती को आधी रोटी भी नहीं दिया करता। ऐसा समाज महिला को उस नजर से देखा करता। तो पुर्तगालिया ने क्या कराया, अगर भाई महिला के साथ इतने अत्याचार होंगे इससे बढ़िया तो अपने शादी कर लो। तो ये क्या कर ला कि जो सती किसी महिला का पति मर जाया करता, उसने सती करने खातिर कोई जानता, उस महिला ने छुटा लिया कर दिया, रोड़ा रब्दा करके सेना ले जाके, और उस महिला तो कोई शादी कर लिया करता पुर्तगाली। इस तरीका तो उन्होंने अपनी वंशवेल बढ़ाई। एंग्लो इंडियन का नाम तो ही नहीं जाना करता, क्योंकि पिता तो हो गया बच्चा का पुर्तगाली, माँ होगी भारतीय, तो जो बच्चे थे वो एंग्लो इंडियन बन गए। यही था वो। जब अपनी स्वतंत्रता मिली भारत ने, तब ये गए भी कौन थे, उड़ते गोवा पे तो कब्जा रखा था इन थी एंग्लो इंडियन ने, कि बोले हमारा ही राजकोट, हमारा ही, बड़ी मुश्किल तार में भेज के ना छुड़वाया था गोवा। खैर वो बात अलग, बाद में पढ़ांगे। तो यह थे बाजीपुर का शासक, तो इसने गोवा जीत लिया। पुर्तगालियन ने क्या कराया, फिर एक सती प्रथा पर बैन कर दिया, महिलाओं तो शादी करने खातिर कह दी, और अपनी टेरिटरी बढ़ाने लग गया, व्यापार करने लग गया, किले काले बनाने लग गया। बहुत ज्यादा चतुर दिमाग इसने चला। पुर्तगालिया की वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालिया के वास्तविक संस्थापक के नाम से अल्बुकरक को ही जाना जाता है, जो था अल्बुकरक का उर्त की बात। पुर्तगाली सब तब पहले भारत में आए थे 1498, अपन पढ़ा वास्को डी गामा आया, और सबसे लेट गए, सबसे पहले आए और सबसे लेट गए 1961 में। अगर पहले लिख लें 1498 से 1961 तक, ये 1961 में भी बड़ी मुश्किल, तो ये आर्मी भेज के ना, फौज ना दबाए नहीं, दूर तक जाके मैंने मुश्किल तक गोवा मिला था ना, तो इनकी तो कब्जा कर बैठे थे बटे। तो था भाई पुर्तगालिया का सारा हिसाब किताब। अब आप बात करांगे BEIC के, जो बहुत ही चतुर और खतरनाक साबित हुई है भारत के खातिर, उस कंपनी का बारे में जिसने 200 साल लगभग भारत के ऊपर राज कराया है। इसको साफ कर देते हैं। 1510 यह कंपनी दूसरे नंबर की है अपनी। BEIC कंपनी, कुछ लोगों ने मिलकर ना आपकी महारानी के पास गए, 100-150 लोग, 200 जितने भी थे वे चले गए, और कहा कि जी भारत नाम की दुनिया में कोई देश है और उस पर हम जाके व्यापार करना चाहें, वहां जिस तरह अपना देश का भी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, आप हमें इजाजत दे दीजिए। तो वहां की महारानी ने 15 साल की परमिशन दे के नहीं, ये लोग भेज दिए थे कि भाई तुम जाओ और व्यापार कर लो। 15 साल की परमिशन के साथ में ये आगे थे, व्यापार करना लग गए थे। जब पहली बार ये आए 1600 में बन गई थी यह कंपनी, और 1600 का टाइम भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का बहुत ही समझदार और ताकतवर राजा था अकबर द ग्रेट, उस समय शासन कर रहा था जब यह कंपनी बनी। लेकिन यह कंपनी बनी थी भारत में नहीं, इनकी कारखाने वगैरह कुछ नहीं लगा था जब तक। लेकिन जब दूसरी बार भारत में पहली बार कुछ अंग्रेज अधिकारी कोई आया मिलने खातिर, जब भारत के अंदर मुगलों का राजा बदल चुका था, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ होगी, और डेथ होने के बाद जो अगला संस्थापक था जहांगीर गद्दी पर बैठ गया था। जहांगीर गद्दी पर बैठ गया 1608 में। कैप्टन हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति आया जिसने जहांगीर से मुलाकात करी। हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस आया, उसने जहांगीर से मुलाकात करी और कहा जहांगीर को कि महाराज हम आपका देश में व्यापार करना चाह, वहाँ हम उस देश तो आए हैं इंग्लैंड की महारानी, तो यह हमारी परमिशन है, उसने दिखाई और हमने भाई इजाजत दे दी आप व्यापार करने की। जहांगीर बता जा इस तक खुश हो गया था, और इसकी क्योंकि इसकी बोलवाणी बड़ी थी, इसने इंप्रेस कर लिया राजा। इसका तो कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके आया था, और जहांगीर ने इस लगी इजाजत दे दी। बता जब इजाजत दे के ने इजाजत वापस ले ली, और इसका याद आया, ओहो पुर्तगालियां का राज है भाई उड़ा, तो इसका याद आई यह बात, और कैप्टन हॉकिंस को कहा कि भाई मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि पानी के ऊपर तो पहले ही पुर्तगाली 100 साल के लगभग बैठे हैं, इतना वहां पानी की इजाजत कैसे दे दूं, और अगर तू खुद ले सका तो ले ले। यह बात हुई भाई। जहांगीर ने फिर इसलिए कह दिया भाई देख ले तेरा बस का हो तो। अंग्रेज
पुर्तगालियां तभी ज्यादा ताकतवर चालाक निकले, उनने देख लिया था भाई राजा तो इजाजत देवे कौन, तो खुद ही हमने पुर्तगालियों के साथ हमें युद्ध करना पड़ेगा। 1608 हो गया। 1612 में सवाली का एक युद्ध होया। सोलह सौ बारह में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था सवाली। सवाली का युद्ध हुआ। सवाली का युद्ध हुआ किस किस के बीच में? पुर्तगालियां के बीच में और बीएआईसी के बीच में हुआ जिसके अंदर और पुर्तगालियां के बीच में हुआ था। पुर्तगालिया की इसमें बुरी तरह हार हुई और बीएआईसी की इसमें जीत हुई। इनकी नौसेना थी जो पुर्तगालियां की जो बनाई थी, उसने पुर्तगालियां का जो भी वायसराय था उसने पूरी तहस नहस कर दी। अल्बुकरक की जो नीति थी नमेड़ दिया सब कुछ, और पुर्तगाली इस पर हावी हो गए। पुर्तगालियां के ऊपर बीआईसी होगी हावी। और इसके अंदर एक फेमस चीज है जिसका इन्होंने इस्तेमाल करा था, एक शिप का इस्तेमाल करा था, क्योंकि नौसेना खातर तो इन्हें पानी में लड़ना था, जिसकी एक शिप थी जिसका इन्हें इस्तेमाल किया था। रेड ड्रैगन शिप का इन्हें यूज किया और इसकी सहायता था ये जीत गए थे बीएआईसी वाले, और पुर्तगाली हार गए थे। इस तरह जहांगीर का एहसास हो गया कि भाई कुछ दम तो इनके अंदर भी है। बीआईसी क्योंकि 100 साल की पुरानी जो कंपनी थी वह इन्हें खदेड़ डाली, तो फिर मतलब ये राज कर सका, वो व्यापार कर सकेंगे अच्छा तरीका है। दोबारा गया 1608 में तो कैप्टन हॉकिंस गया था। 1612 फिर कुछ साल का बाद एक दूसरा अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी राजा का पास मिलने खातर गया। कद गया वो? 1615 में। 1613 1612 में युद्ध था, 1613 में कंपनी डाली थी। हाँ 1613 में तो फिर 1612 में युद्ध हो गया सवाली का। 1613 में अगले ही साल इनती देर नहीं लगाई, अगले ही साल भाई इनती आपका कारखाना लगा दिया। पहला कारखाना आयो 1613 में इनका पहला कारखाना लग गया था सूरत के अंदर। सूरत में आपका पहला कारखाना लगा दिया और धीरे धीरे अपना व्यापार ने बढ़ाने लग गए। कारखाना का मतलब क्या था, मैं एक बार चीज आपको बताऊं। कारखाना कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री या ऐसा नहीं था कि लैपटॉप कंप्यूटर धरे थे। इनका सिर्फ एक ये था कि भाई एक एरिया लिया कर दे सिर्फ ये, उनमें टेने टेने लगा के ना, ताकि कच्चा माल जरूरत लेके आया कर दे। जैसे कहीं से कपास लेके आनी है तो अब कपास ये थोड़ी ना सीधा ही इंग्लैंड पहुंचा देंगे, कपास नोड़ रखा कर दे। गन्ना कहीं से लेके आया कर दे, गन्ना थोड़ी ना पहुंचाएंगे कि चीनी बनाना या इस तरह के छोटे, ताकि एक बार स्टोर कर सकें। इस तरह के कारखाने लगाने लगे थे। किलेबंदी थी बाद में करनी शुरू करी थी। इनका व्यापार बढ़ने लग गया और इनकी थोड़ा एहसास होगा कि बोले हम कुछ कर सका। तो इन्हें पहली बार अपनी किलेबंदी करी। मद्रास का किला बनाया इनकी। मद्रास में एक किला बनाया, सेंट जॉर्ज किला। सेंट जॉर्ज किला का इनकी निर्माण कर दिया मद्रास के अंदर। मद्रास कब जम हो गया, व्यापार करने लगे, व्यापार अच्छे तरीके से चलने लग रहा था। फिर इनका बाद इनकी नजर गई कोलकाता के ऊपर। कोलकाता नजरा में चढ़ गया। कोलकाता में इनकी क्या कराया, एक जमीन थी जो यो अगर भारत देखा और सिखाया गया कोई जमीन ले ली किराए पे, कुछ दिन अपना कारखाना रखा, फिर डरा धमका के ना ये उड़ के जो अपने भारतीय व्यापारी थे उनकी भी परेशान कराया करते। जिसकी जमीन किराए पर लाई थी उसकी किराया देना बंद कर दिया, क्योंकि आपके दास जमान लग गए नहीं है, क्योंकि इनका राजपाट बदल गया था, पैसे बहुत हो गए थे इनके पास में, और भारत के हिसाब लगा लिया था कि ना कोई चक्कर को नहीं, हम इनकी आपका कब्जे में ले लेंगे। लेकिन भारत की जनता ने परेशान होकर ने राजा का दौरा शिकायत लगा दी, सीधे मुगल बादशाह के पास पहुंच गए दिल्ली। और उस टाइम पर गद्दी पर बैठा था औरंगजेब। औरंगजेब बहुत ही खूंखार और ताकतवर राजा था। इससे तो बड़े बड़े डरा कर दे। औरंगजेब का दौरा गए। औरंगजेब ने आपकी 20,000 सेना की टुकड़ी भेज दी अंग्रेजा के ऊपर हमला बोलने खातर और अंग्रेजा की खदेड़न खातर। अंग्रेज भी बहुत चला, अंग्रेज यानी कि बीआईसी, आप समझो इस बात ना अंग्रेज बहुत चालाक थे। जब सेना पहुंची इनका दौरा है तो इस
राजा का दौरे इनकी सेना लेके गई, जानदे पैराम पड़ेगी, बोले महाराज जी गलती होगी, अगत है शिकायत का अपना मौका को नहीं मिलेगा। और राजा भी बहुत भोले हुआ करते उस टाइम पर, मान गया तोड़ा है, इतना जल्दी मान गया कि भाई चल ठीक है, अगत दिख नहीं चाहिए। और ये जिसने तारा दिमाग में फतूर डाला था, चल किले बंदी करा, कोलकाता पर राज करांगे, परेशान करांगे भारतीय ने, उसकी दबा दे उल्टाई, उसने यूरोप भेज दो वापिस। इनकी वो काम करा जो आया तो उसको वापिस भेज दिया और व्यापार करने लगे। आपकी गलती गुलती मांग के न बस पैरा में पड़ गए थे जल्दी ही, तो ये छोड़ दिए थे, नहीं तो इनका उसी दिन खत्म हो जाता। कोलकाता में किला जरूर बना दिया था विलियम जॉर्ज का, किला का नाम था विलियम किला थी, बना दिया था कोलकाता। जो इनका व्यापार का भाई चढ़ गया था, व्यापार ये करना लग गए, भारत के अंदर किले काले बना देते, व्यापार एक दिन के दर चलने लग गए, तो बहुत ही तगड़ी प्लानिंग होने लग रही थी इनका। जब तक राजपाट करने का कोई भी मन नहीं था इनका, सिर्फ और सिर्फ एक के टारगेट था, भारत के अंदर व्यापार करना और पैसा कमाना। राजा बनने का कोई शौक नहीं था क्योंकि इन्होंने देख लिया था भारत के अंदर हर एक देश, हर एक समाज के अंदर या हर एक समुदाय के अंदर यह चीज है कि वो कोई उठे है और आपका कबीला का राजा बन के तैयार हो जावे, आपका समाज का, आपका धर्म का राजा बन जावे। लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ एक के टारगेट था, वो था बाहर से पैसा कमाना। ओनली फॉर वन टारगेट, पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना। भारत फुल धन लूट लूट के ये लेके गए, कपास लूटी, मसाले, मतलब इनके जरिए ही पैसा कमा कर दे, आयात निर्यात का इनके बिजनेस शुरू कर दिया, कच्चा माल बाहर से लेके जा कर दे और पका माल बाहर से भारत में वापस लेके आकर महंगे दामों पर बेचा कर दे। इस तरह आपके व्यापारिक नीतियां लागू करी। फिर पुर्तगालिया ने भी इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि भाई ये हमारे पे हावी पड़ने वाले हैं, पड़ने वाले की पड़े गए थे। अपन देखा है खगेड़े के सवाली का युद्ध 1200 में, 1612 में। समय बीतता गया और इनके व्यापारिक धरे इनमें चलते रहे। पुर्तगाली थोड़े कमजोर पड़ गए थे। एक पुर्तगालिया दौरे एक अवसर मिल गया। अवसर क्या, इनका एक और नुकसान की बात हो गई थी, इसका दौरान डच भी तो आ गए थे, जो अपन पढ़ा था गेल की डच भी आने लग रहे थे। 1602 में डचा की बन गई थी कंपनी और कारखाना लगा दिया था 1605 में। ये भी तो साथ के साथ उभरने लग रहे थे, ये भी पुर्तगालिया ने तंग करने लग गए। डचा ने क्या कराया, पुर्तगाली साइड में लगाने खातर इनके लिए युद्ध कराया। पुर्तगाली कमजोर होते जाने लग रहे थे, लेकिन पुर्तगालिया ने एक अवसर मिल गया। 1661 की बात है। 1661 में यूरोप के अंदर ब्रिटेन का तो राजा था भाई, ब्रिटेन का राजकुमार था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की थी, पुर्तगाल की राजकुमार थी कैथरीन। राजकुमारी कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन की शादी कर दी चार्ल्स के साथ में, चार्ल्स द्वितीय के साथ में। और पुर्तगालियों ने कहा ब्रिटेन वाले को, क्योंकि तो इनके रिश्तेदार हो गई वे, ब्रिटेन वाले ने, ब्रिटेन वालों को कहा पुर्तगालियों ने कि जी भारत में हमारा कंपनी जा रही है और हमारा व्यापार चलने लग रहा है, और भारत में एक शहर है, एक बंदरगाह बड़ा खूबसूरत बंबई, उस पर हमारा अधिकार है, जो हम अपने दहेज का रूप में दे वहां। अपने खातर यह बेइज्जती की बात है, खैर हंसने की है, लेकिन अपने लिए बेइज्जती की बात है। शादी होने लग रही यूरोप में, अलग देश की दोनों की, पुर्तगाल वाले की, ब्रिटेन वाले की, और दहेज का रूप में देने लग रहे अपना बंबई, भारत का बंबई। ये अपने लिए बहुत शर्म की बात है। बंबई दे दिया दान में ब्रिटेन वाले लगे पुर्तगाल ने, और कहा कि भाई तुम उसको अपने रख लो, हम तो अपना दहेज का रूप में देवा। लेकिन चार्ल्स द्वितीय का भारत में आने जाने का कोई मतलब नहीं था, यो आपका राजपाट ने छोड़ के भारत क्यों आने लग गया। इसने सीधा भाई अपने BIC कंपनी आई रही थी, उस लोग फोन करके कह दिया भाई बंबई अपना दो रह गया, बरतो ऐश करो।
और सालाना जितना भी कुछ ब्याज की दर पे ले लिया, 1 ईयर का जो ब्याज था इसका उसके दर पर ले लिया और कहा कि तुम राज करो। अब गोवा इंत जीत लिया, कोलकाता जीत लिया, मद्रास में किला बना दिया, बम्बई भी इनका हाथ में आ गया। अंग्रेज आके BIC के पैर ही जमने लग रहे थे और धीरे धीरे इनकी ताकत जो थी वो मजबूत होती आने लग रही थी। मुंबई मिल गया था, ये भी थी व्यापार करने खातिर थोड़ी आसानी होगी। एक और इनका दौर, इनकी किस्मत भी अच्छी थी, मेहनती तो थे ही लेकिन किस्मत भी बहुत बढ़िया थी। एक और इनकी चांस मिला जिससे इनका व्यापारिक काम दाम में थोड़ी आसानी होने खातिर जो एक मौका था जो ये गवा नहीं पाए। बात करा अगर 1717 की, 1717 में मुगल राजा फर्रुखसियर बीमार पड़ गया और इतना बीमार पड़ गया कि अपने भारत के या उसके साम्राज्य में जितने भी वेद थे उन्हें सारे तंत्र मंत्र जड़ी बूटियां का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन राजा का कोई भी इलाज नहीं हो पाया। फर्रुखसियर हो गया बीमार, इलाज कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अंग्रेजा के साथ में एक और डॉक्टर था अंग्रेजा के साथ में एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिंगटन नाम का, जिसने फर्रुखसियर का इलाज कर दिया और यो ठीक हो गया। इससे खुश होकर ने इसने मान्यता को दे दी अंग्रेजा तक के भाई तुम व्यापार करो, और बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिए कि भाई तुम ऐश करो, तुमने कोई भी लेने देने की जरूरत नहीं है। जिसका डॉक्टर का नाम लिख लिया मैं एक बारी, डॉक्टर का नाम लिखेंगी अच्छी तरीके से। हैमिंगटन नाम का डॉक्टर था जिसको दे दी मान्यता। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जावे है। भारत का मैग्ना कार्टा भी वही था क्योंकि, और एक चीज और, फर्रुखसियर ने एक और बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। वह खा रहा है हमारे लिए तो बेवकूफ़ी है, भारतीय व्यापारियों और भारतीय जनता को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि फर्रुखसियर ने ये कर दिया टैक्स फ्री के तार पे टैक्स ले उनको नहीं, तो हमें खुला धड़ाका था भारत में व्यापार करो। अगर लिया भी तो बता जाओ, बहुत ही नाम मात्र टैक्स लिया गया था इन लोगों पर, बिल्कुल टैक्स फ्री कर देते। भारतीय अपने जो व्यापारी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा करता राजा को, और जो BIC वाले ने बिल्कुल नाम मात्र टैक्स पे करना पड़ा करता। इनका हो गया फायदा, ये भी खुला धड़ाका तो व्यापार करने लगी और तरक्की होने लगी इनकी। तो अब अगर बात करें BIC के हाथ में क्या चीज आ गई थी, गुजरात, कोलकाता, मद्रास, इनको उपरंत ये आपके अधिकार जमा लिए थे। ये भी इनकी नजर पड़ी बंगाल के ऊपर, और इन हथियाना के सोची कि बंगाल ना थे हाले में, क्योंकि बंगाल तक इनका बहुत ज्यादा व्यापारिक लाभ हो सके थे। इनने एक युद्ध लड़ा, एक युद्ध के बारे में बता दूंगा आपने, एक बार इसमें साफ कर देता हूं। सत्रह के अंदर एक प्लासी का युद्ध लड़ा गया। सत्रह में प्लासी की लड़ाई लड़ी भाई, प्लासी का युद्ध लड़ा। जो एक तो बंगाल के अंदर हुआ था, बंगाल के लिए लड़ा गया था। बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। राजा की बात करा, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और सेनापति था इसका मीर जाफर। अगर BIC की बात करा, रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव।
अब आप देखोगे कि भारत वाले के अंदर गद्दारी इतनी कूट कूट के भरी है कायदे के अंदर, तो जो कि आपका ही देश में नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं कुछ चंद चीजों के लिए, चंद एक राजपाट के लिए। यह लड़ाई एक्चुअल में ये गुना एक तीर भी नहीं चलाना पाई है, लेकिन फिर भी बीआईसी की जीत होगी। और इस प्लासी का युद्ध ने ही भारत के अंदर अंग्रेजों के पांव मजबूत कर दिए थे। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का जो काम किया है वो इस प्लासी की लड़ाई ने कराया है। अंग्रेजा ने मीर जाफर को खरीद लिया और कहा कि भाई बंगाल का नवाब तने बना देवांगे और तुम्हारी मदद कर। मदद किस तरह कर, सिराजुद्दौला ने दे दी धोखा। अब सेनापति है, वो सारी सेना इसके अंडर में है। 1757 में जब ये पहुंचे, 1757 के साल थे जब युद्ध के मैदान में पहुंचे, सारी सेना का साथ में सिराजुद्दौला खड़ा, एक साइड तक बीआईसी की कंपनी खड़ी अपनी सेना ने लेके ना। आमने सामने खड़े होने के बाद जब सेनापति लग आदेश दिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा कि भाई सेना ने भेज दे और युद्ध की शुरुआत कर दे, पूरी की पूरी सेना उड़े खड़ी रही, हिली नहीं एक भी। इन्हें दोबारा फिर आक्रमण का जवाब दिया, लेकिन फिर भी सेना नहीं हिली। मीर जाफर सेनापति था, तो सेनापति के ही अंडर में पूरी सेना हुआ कर दी। राजा की बात सिर्फ सेनापति सुना, सेनापति की बात सेना सुनेगी। सेनापति ने आदेश कौन दिया, सेना हिली को नहीं। मीर जाफर का सिराजुद्दौला का शक होगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, और इसके कुछ चंद निजी मंत्री या निजी साथियों के साथ यो बैठ के ना वापिस चला गया अपने महल के अंदर, और इसका अंदाजा लगा लिया कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब यो महल के अंदर बढ़ने लग गया, गेट के पाछे कोई सैनिक लुका बैठा था, जब यो अंदर बढ़िया किले का तो जदे भाला मार के ने इसकी मौत कर दी। और मीर जाफर जो इतना गद्दार आदमी था, रॉबर्ट क्लाइव को इसने किले के अंदर घुसने का रास्ता बता दिया और सारा महल के ऊपर कब्जा कर लिया, सिराजुद्दौला खत्म कर दिया। इस तरीके से प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत गई, जिसके अंदर इन्हें कुछ भी नहीं करा, वैसे थोड़ी सी चलाकी करी, और उस चलाकी के अंदर क्या कहा कि मीर जाफर तना हमें बंगाल का शासक बना देवांगे, हमारा साथ देते। कुछ गद्दार लोग इस तरह के भी हुए, मीर जाफर नाम के जो बड़ा ही खूंखार, मेरी नजर में बड़ा बेकार आदमी हो मीर जाफर। मीर जाफर ने अंग्रेजा के पांव मजबूत कर दिए और प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत गए। इसके बाद बंगाल भी इनका हाथ में आ गया। फिर इनका जो कट्टर था, अब तो इनका कट्टरपना बढ़ता जाओगा, क्योंकि इनने देख लिया कि भाई भारत के अंदर कुछ ना है। फिर ईब कौन था, यो प्लासी की लड़ाई में राजा रह दिया था, बंगाल आपका कब्जा में कर लिया था। ईब इन दिमाग लगा लिया कि ईब हमारे पार हो गए मजबूत और हम अपना व्यापारिक संसाधन और बढ़ा सका। हाँ, ईब आपने पता होगा कि साथ के साथ में एक दो और कंपनियां भी तो उभरने लग रही थी। एक कंपनी थी डच कंपनी का इनकी टारगेट किया और एक युद्ध लड़ा, वेदरा का युद्ध। दो साल का बाद में एक युद्ध लड़ा अंग्रेजा ने, वेदरा का युद्ध। किसके साथ में, डचा के साथ में, और डच के साथ में खुद थे बीआईसी, और बीआईसी की समय जीत हो गई और डचा का खेल तमाम कर दिया। उसका अगला साल फिर इनसे एक युद्ध लड़ा 1760 में, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास की लड़ाई लड़ी इनती, और इस वांडीवास की लड़ाई में इनती फ्रांसीसियों को उधेड़ दिया, क्योंकि फ्रांसीसी जो क्रांति कंपनी थी वह भी तो साथ के साथ उभरने लग रही थी। जो आपने देखा से 1668 में जिसकी स्थापना हो गई थी, वह कंपनी आने लगी थी। जो 1664 में आई थी, 1668 में उसकी स्थापना हो गई थी फ्रांसीसी क्रांति कंपनी की, और 1760 में वांडीवास का युद्ध में या खदेड़ दी और मारपीट के बजा दी। ये पूरा जो नौसेना लगा लो या कुछ भी लगा लो, पूर्ण अधिकार सिर्फ और सिर्फ बीआईसी का था। इनका टारगेट एक था कि हमें भारत ने अपने कब्जे में कश्तरियां तक करा, क्योंकि जब इनकी कोलकाता पर राज करने की सोची थी तो वह औरंगजेब ने अपनी सेना भेज दी थी, और सेना का खौफ देख के अंग्रेज डर गए थे। लेकिन 1707 में अगर आपको याद हो तो औरंगजेब की मौत हो गई थी। औरंगजेब इस दुनिया तक चल बैठा था, और उसके बाद इसके जो वारिस थे या उत्तराधिकारी थे वे राजपाट संभालने लग रहे थे। लेकिन अंग्रेजा ने जदलक भी भेद नहीं आया था कि होने लग रहा है। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ होगी जिससे इनती पता चल गया कि भाई हाँ, भारत के अंदर एक शक्तिशाली राजा नहीं है कोई भी, क्योंकि 1739 की अगर बात करा, 1739 में नादिर शाह आ गया, और नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा कत्लेआम मचाया। भारत का जो मुगल साम्राज्य था, जो इतनी शक्तिशाली था, जो पूरा भारत ने कब्जा में कर रहा था,
उसकी सारी सल्तनत न उजाड़ के न चला गया, उसका मयूर सिंहासन कोई न रोईरा और जनता को मार पीट के न ले गया। और इस तरह साबित हो गया कि भाई भारत के अंदर मुगला में भी कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं है और अंग्रेजा ने इनका भेद आ गया। इसके बाद और अंग्रेज आपका व्यापार न बढ़ाई गए, करी गए काम, क्योंकि उनकी रोकन टोकन वाला भी कोई भी कौन था। फिर एक और युद्ध हुआ भारत के अंदर, जिसकी वहां पे पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होगी भाई। पानीपत की यह तीसरी लड़ाई 1761 में। यह किस किस के बीच में? मराठों के बीच में और अफगान का एक अहमद शाह अब्दाली, बहुत ही खतरनाक राजा आया था और लड़न खातर। मराठों और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली यू आया था। इसने मराठों को बहुत बुरी तरह से हराया और यह साबित हो गया कि भारत के अंदर, क्योंकि 1747 में तो वो आ गए थे मुगल, नादिर शाह आ गए, नादिर शाह ने उधेड़ दिया था। नादिर शाह ने जब आक्रमण कराया था, जब भारत के अंदर एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, और वो बहुत ही डरपोक राजा था, कोई भी उसना ज्ञान नहीं था इतना युद्ध प्रक्रिया का या राजपाट संभालने का। लेकिन मराठे पूरा भारत ने संभाल सके थे, इस बात की सबने एक आशा थी। लेकिन 1761 का पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों को इतनी बुरी तरह से हराया गया था कि पूरे भारत के अंदर यह सनसनी फैल गई थी कि भारत में कोई भी संभाल सका है लेकिन मराठा नहीं संभाल सकते। मुगल कितने कमजोर हों लेकिन संभाल सका है, लेकिन मराठा नहीं संभाल सकते, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इतनी बुरी तरह से इनको हराया था और मराठों को बिल्कुल खत्म कर दिया था इनका राजपाट। पानीपत की लड़ाई के बाद मराठे हार गए, मराठा ने अंग्रेजा से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अंग्रेज ऑटोमेटिक इन जीत गए, क्योंकि मराठा अहमद शाह अब्दाली तो हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली तो रहना है तो वो वापस अफगान चला गया और अंग्रेजा ने इनका भेद आ गया कि मराठे भी कमजोर हैं, एक तीर भी नहीं चलाया और फिर भी जीत अंग्रेजा की साबित हुई। ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। अब देखो आप, मराठा भी चले बसे, मराठा तो ये जीत के बंगाल जीत लिया, कोलकाता जीत लिया, लगभग इनती आधा भारत कवर कर लिया। अब बारी थी मुगला की। जिन मुगला की परमिशन लेके नहीं व्यापार करने लगे थे, उन्हें मुगला के खातिर भी नीति अपनाने लगे, उन्हें मुगला का गिले इनका युद्ध होगा और उन्हें मुगला तीन खदेड़ डालेंगे। मुगला ती कैसे खदेड़ डालेंगे? एक युद्ध हुआ 1764 में बक्सर का, 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर का युद्ध जितने भी अपन देखिए, पानीपत की लड़ाई में अंग्रेजा ने कोई भी तीर कमान नहीं चलाए। अगर बात करा आप प्लासी की लड़ाई जो 1757 वाली इसने लड़ी थी, जब मीर कासिम ने धोखा दे दिया था आपका सिराजुद्दौला महाराज तक, जब भी इनकी कोई तीर बाण नहीं चला था, फिर भी युद्ध जीत गए थे। लेकिन जो एक कड़वा सच है, बक्सर का युद्ध होया था, बिल्कुल खतरनाक वाला युद्ध होया था और इस युद्ध में अपने भारत के 3 राजाओं ने भाग लिया था और अंग्रेज सिर्फ इकल्ले खड़े थे, लेकिन फिर भी ये जीत गए थे, अपने तीनों राजा के ऊपर भारी पड़े थे। इसके बारे में आपने बताऊंगा मैं। अंग्रेजा की तरफ था एक बार एक्टर मुनरो साफ कर लेते हैं, उरे लिखांगे इनते। ये तो तीनों युद्ध हो गए, आप समझ ले, पलासी का, वेदरा का, वांडीवास का, पानीपत का और बक्सर का। पानीपत की थी तीसरी लड़ाई, बस ये याद उरे लिख लेते हैं, याद रह जाएगा। पहले की अगर हमें बात करा, जिसका मीर कासिम, एक था मीर कासिम बंगाल का नवाब, दूसरा था शिजाउद्दौला अवध का नवाब। शिजाउद्दौला यू था अवध का नवाब। तीसरा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय यू था मुगल राजा।
मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब। सिजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब। और शाह आलम द्वितीय था मुगल राजा। ये तीनों थे जो अंग्रेजा के लड़न खतरा आए थे। और BIC की तरफ था कौन था? एक था BIC की तरफ था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो कि पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा था। यह लड़ाई वास्तविक लड़ाई हुई थी और इसमें अंग्रेजा ने अपने तीनों के तीनों राजा को खदेड़ डाला था और तीनों तक बुरी तरह से हराया था। इस लड़ाई की बदौलत यह थी कि भाई पूरा भारत में डंका बाज गया था कि अब भारत के ऊपर जो राज होगा वो अंग्रेजा का होगा। और अंग्रेजा ने इस प्राइवेट कंपनी ने BIC इस प्राइवेट कंपनी ने भारत के ऊपर लगभग 100-150 साल राज किया। 1857 की क्रांति रानी आ गई थी जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसने राज किया। इस कंपनी की वजह से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे शायद आज तक भी भारत निकल नहीं पाया अच्छे तरीके से। 1857 की क्रांति के बाद मुगलों ने फिर तो लाल किला भी अपना कैद अंडर में कर लिया था। यो थी सारी पुर्तगाली क्या जितनी भी यूरोपीय कंपनी आई थी और भारत को ऊपर किस तरह राज कराया था, किस तरह का उन्होंने काम कराया था। आए थे के कारण व्यापार करण। कौन? BIC आई थी ओनली फॉर व्यापार करने खातिर। लेकिन इन्होंने भारत के हालात देखे और देख लिया कि कोई भी इतना शक्तिशाली राजा नहीं है जो कि इस इतना बड़ा देश न चला सके, क्योंकि हर एक समाज, हर एक धर्म के लोग अपना अपना समुदाय के अंदर बटे हुए हैं। और अगर जो इंसान बट जा कर है उसके टूटने के ज्यादा चांस हुआ करें। जो इंसान आपकी एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ खड़ा रहेगा, मजबूती के साथ में, उसकी कोई भी तीसरा तोड़ नहीं सकता। और यो एक काम अंग्रेजा ने, इसी काम का अंग्रेजा ने फायदा उठाया। इनने देख लिया भारत के अंदर बिखरा पड़ा है हर एक राजपाट, जिसका लाभ उठा के न व्यापारिक रास्ते की सारा लेकर के नहीं, ये सिर्फ आपका राज करने लगे और अपना देश को गुलाम कर लगे। जो पड़ापन है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, युग किस तरह इसका पेंडा छुटा था। इस स्वतंत्रता क्रांति के बाद जब 15 अगस्त 1947 में जब अपन आज़ादी मिली थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन बहुत कमजोर देश पड़ गया था इंग्लैंड, लेकिन अपने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं। शायद उनके बलिदानों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी ही बदौलत आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं। ये थे हमारे भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्लास आपको कैसी लगी? कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उसको सुधार सकें और अपनी आने वाली क्लास को बेहतरीन बना सकें। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।